नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गोरखनाथ मंदिर में लगा जनता दरबार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की फरियाद, अधिकारियों को दिए समस्या निस्तारण के दिशा निर्देश, तो ब्रह्मलीन महंत अवधेयनाथ महाराज को दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर के पहले हेल्थ एटीएम का शुभारंभ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। पहले चरण में 5 हेल्थ एटीएम पर एक सैंपल में हो सकेगी 59 जांचें। यूपी विधान भवन में धरने के ऐलान पर पुलिस प्रशासन अलर्ट, चेतावनी देने वाले सपा एमएलए को किया नजरबंद। समाजवादी कार्यालय से लेकर विधान भवन तक पुलिस फोर्स तैनात। अयोध्या प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार का कहर, 2 ट्रकों की भिड़ंत में ट्रक ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौत। टायर फटने के बाद ट्रक घुसा चाय की दुकान में। मिर्जापुर में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, अफवाह के चलते हो रही थी मॉब लिंचिंग की घटनाएं। पुलिस ने अफवाह फैलाने के आरोप में 11 लोगों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां पर गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम और यात्री निवास में जनता दरबार लगाया और जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार लगाया गया, जहां पर जनता की फरियादों को सुना, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज गोरखपुर दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर जनता दरबार लगाया गया और जनता की फरियाद को सुना। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां पर सीएम योगी ने ब्रह्मलीन महंत अवधेयनाथ महाराज की 8वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी के साथ कई साधु संत मौजूद रहे। आपको बता दें कि श्रद्धांजलि सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और कई साधु संत भी उनके साथ सभा में हुए शामिल। श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ब्रह्मलीन महंत अवधेयनाथ महाराज की 8वीं पुण्यतिथि का आयोजन था ये, और जहां पर श्रद्धांजलि सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और कई साधु संत भी श्रद्धांजलि देने आए। समाजवादी पार्टी की ओर से विधान भवन में धरना देने का ऐलान करने के बाद सपा विधायकों को नजरबंद किया जा रहा है। उनके आवास पर पुलिस फोर्सेस भी तैनात की गई है। लखनऊ से लेकर सीतापुर तक सभी विधायकों को निगरानी में रखा जा रहा है। इसी के तहत सुल्तानपुर के इसरा से विधायक ताहिर के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक पूर्वी क्षेत्र से अरमान खान और मध्य क्षेत्र से रविदास मेहरोत्रा को भी नजरबंद किया गया। इसके अलावा लहरपुर विधानसभा के सपा विधायक अनिल वर्मा को भी उनके आवास पर नजरबंद किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के आवास पर भी भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। इस बीच कई विधायकों और कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा है। इस दौरान साइकिल से विधान भवन पहुंचे सपा विधायक
जाहिद बेग को हिरासत में लिया गया है। साथ ही विधायक समरपाल सिंह हिरासत और ताहिर को भी हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी का यह धरना जारी है और इसी को लेकर कई विधायकों कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया गया है। उनके घर के बाहर, आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन के खिलाफ ये प्रदर्शन है। अब खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां पर गढ़ चेयरमैन सोना सिंह की घर वापसी होने पर समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व गढ़ विधानसभा प्रत्याशी रविंद्र चौधरी और हापुड़ के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ ने बताया कि सोना सिंह सपा के मजबूत कार्यकर्ता रह चुके हैं। उनके लिए पार्टी पुरानी है। बता दें कि सोना सिंह के पास एसटी समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। गढ़ के जो चेयरमैन सोना सिंह हैं, जो पूर्व में भी समाजवादी थे, लेकिन किसी कारण से वो समाजवादी छोड़ के बसपा में गए। आज वो पुनः अपने घर वापसी हुई है और उन्हीं के उसमें वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और आज गढ़ में उन्हीं के घर पे प्रेस वार्ता हो रही है। जाटव समाज जो एक भ्रम था कि बसपा पे जुड़ा हुआ है, वो विधानसभा में क्लियर हो गया कि बसपा पार्टी लगभग समाज की तरफ है और आज जितना भी समाज है वो 90% के आसपास समाजवादी के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वो मौर्य जी के वजह से हो, चाहे सोना जी के वजह से हो, चाहे और क्षेत्रीय बातों के हिसाब से रहा हो, तो इस बार का बहुजन समाज समाजवादी पार्टी के साथ वोट करे। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव के बीच बढ़ती दूरियों को कम करने की कवायद शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने विधानसभा में चाचा शिवपाल के लिए आगे की सीट की मांग कर सियासी खबरों को हवा दे दी है। वहीं शिवपाल यादव ने अखिलेश की इस मांग पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शिवपाल यादव ने कहा कि मेरी कुर्सी पहले से ही है, विधानसभा में अलॉट है और वे उसी पर बैठेंगे। मुझे अभी कुछ पता नहीं है इस बारे में, मुझे अभी कुछ पता नहीं। तो कुर्सी तो हमारी अलॉट है, पहले ही से अलॉट है, तो हम जहाँ अलॉट है वहीं बैठेंगे और वो तो अधिकार अध्यक्ष जी का है, अध्यक्ष जी का है। अगर करना होता तो पहले शुरुआत में ही करना चाहिए था। अब क्या, तो अलॉट है। अब खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पर योजना भवन में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांगजनों को लेकर अहम बैठक ली, जिसमें दिव्यांगजनों की योजनाओं को लेकर जानकारी दी। इस दौरान दिव्यांगों के मुद्दों को लेकर एवन टीवी के संवाददाता ने की खास बातचीत। सर, हमारे साथ आज जो है राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं, जो कि दिव्यांगों को लेकर एक अहम बैठक किया। आइए उनसे जानते हैं जिस तरीके से आज अहम बैठक की गई है, आखिर इसमें दिव्यांगजनों के लिए क्या विशेष क्या क्या सुविधाओं को लेकर किया गया। दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए, सुविधाओं के लिए आज सलाहकार बोर्ड की तीसरी बैठक संपन्न हुई है। विस्तृत चर्चा हुई है और मुख्य रूप से दिव्यांग जन सुगमता के साथ प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी बिल्डिंगों में, कार्यालयों में जा सकें, उसके लिए हमने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दिव्यांगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक भूमि पर, प्रत्येक भवन पर रैंप की व्यवस्था हो। जो दिव्यांगजन पेंशन लेने के लिए उपयुक्त हैं, हमारे विभाग के माध्यम से हमने निर्देशित किया है कि सभी दिव्यांगजनों को जो श्रेणी में आते हैं समय से पेंशन का दिए जाने की कार्रवाई हो। कुछ यूडीआईडी कार्ड बनने के संदर्भ में समस्याओं के बारे में अवगत कराया कि कहीं पर डॉक्टर्स की कहीं कहीं पे कमी लगती है, तो स्वास्थ्य विभाग को हमने निर्देशित किया है कि दिव्यांगों के इलाज और यूडीआईडी कार्ड में बनाने में जिन डॉक्टर्स की भूमिका हो सकती है, चाहे निजी रूप में हो या सरकारी रूप में हो, किसी भी अवस्था में दिव्यांगजनों की समस्या का निदान हो। इसके अलावा भी और कई मुद्दों पर चर्चा हुई है,
दिव्यांगजनों को मिलने वाली दुकान बनाने के अनुदान के संदर्भ में हमने सभी को इस बात के लिए आग्रह किया है कि जो भी शासन की योजनाएं हैं अधिकतम लोगों तक उसका लाभ पहुंचे, उसके लिए निर्देशित किया है। और जन सहभागिता, चूँकि हमने विभाग को भी बोला है और आए हुए प्रतिनिधियों से भी कहा है कि हम अधिकतम लोगों तक दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में अवगत कराने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करें, ताकि दिव्यांगजन सरकारी योजनाओं को जानें और उसका लाभ उठाएं। कुल मिलाकर दिव्यांगजनों के जीवन में खुशहाली हो, दिव्यांग जीवन सशक्त हो, उस सारे मनोभाव को लेकर जो भी शासन की अनुमान योजनाएं हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का काम आज की बैठक में हुआ है। बैठक बहुत सार्थक हुई है, समस्त अधिकारी की उपस्थिति हुई है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में दिव्यांगजनों के जीवन में और शासन की योजनाओं का बेहतर लाभ मिलता हुआ दिखेगा। ये थे हमारे साथ नरेंद्र कश्यप जी, जो कि राज्य मंत्री थे, और उन्होंने कहा कि आज दिव्यांगों के लिए जिस तरह की बैठक की गई तो उनका साफ ये कहना है कि इस बैठक के माध्यम से जो दिव्यांगजन हैं उनको कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं उन योजनाओं से किस तरीके से लाभ मिल सकता है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाएगा। और कहीं पर किसी तरीके से किसी तरह से उनकी योजनाओं से वो वंचित न रह पाएँ, इन चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज चर्चा की और चर्चा के बाद अब जो दिव्यांगजन है उनको कहीं ना कहीं लाभ होते हुए अवश्य न जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, A1 TV लखनऊ। अब खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां पर ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला कोर्ट ने रिट स्वीकार की है। ऐसे में अब इस केस पर 22 सितंबर से सुनवाई होगी। ऐसे में हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग और ASI से सर्वे कराने की भी मांग की है। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि यह केस मां श्रृंगार गौरी के पूजा अर्चना के अधिकार को लेकर दायर किया गया है, जिसके बाद किया गया सर्वे अधूरा है। ऐसे में दोबारा सर्वे करवाने की मांग की गई है। पश्चिमी द्वार मलबों से पाट दिया गया है, यानी कि कहा जाए कि कुल मिला के सारे रास्ते जो है उस तहखाने का बंद कर दिया गया है और उसी तहखाने में हमारे सारे साक्ष्य जो है मौजूद हैं। माँ श्रृंगार गौरी आदि विशेश्वर जो शिवलिंग मिले हैं ऊपर, उनका अर्घा उस तहखाने की भूमि पर, जहाँ बाबा नंदी जो है जिसके तरफ मुँह करके आज भी जो है इंतजार कर रहे हैं कि बाबा दर्शन दें, वो जो तहखाना है जिसमें हमारे भगवान गणेश, भगवान हनुमान और तमाम हमारे देवी देवता, इष्ट देवता उसी तहखाने में कैद हैं। अब खबर आजमगढ़ से है, जहां पर कोर्ट ने हत्या के मामले में पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल 1998 में एक हत्या के मामले में MP MLA कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक समेत 4 आरोपियों को सजा सुनाई थी, जिनमें लाल बहादुर, लाल बिहारी और हरेंद्र सिंह भी शामिल हैं, जिन्हें आजीवन कारावास के साथ साथ 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ST नंबर 200/2099 से ट्रायल चल रहा था MP MLA कोर्ट नंबर 3 आजमगढ़ में, और जिसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से संतराज के भाई रामनयन ने तहरीर दिया, जबकि एक ही जो है चश्मदीद गवाह थे, लेकिन घटना के समय उनकी उपस्थिति भी नहीं थी। जिले में उन्होंने बताया कि मैं विद्यालय में चपरासी पद पर कार्यरत हूँ और 5 बजे से 9 बजे सुबह तक हमारी ड्यूटी थी और 7 बजे की ये घटना है। घटना में उपस्थित भी नहीं थे। यूपी के हापुड़ से है, जहां पर गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने लूट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ 1,41,500 रुपए की नकदी, घटना में प्रयुक्त बाइक और 2 तमंचे समेत 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। साथ ही पूरे मामले की अब जांच शुरू कर दी है। खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्यरत समस्त स्टाफ ने धरना प्रदर्शन दिया। साथ ही 888 निकाय में अनुमोदित मॉडल HR पॉलिसी का लाभ देने की मांग की और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रोफेशनल स्टाफ को संविदा पर नियुक्त करने की भी मांग की थी। इस दौरान KK मिश्रा, राम प्रवेश त्रिपाठी,
प्रमोद सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। पॉलिसी लागू करो, इंक्रीमेंट लागू करो, स्वास्थ्य बीमा दीजिए, स्वास्थ्य बीमा प्रचार पॉलिसी लागू करो, हमारा शोषण बंद करो, प्रचार पॉलिसी लागू। ये बोलना है कि हम जो आए हैं, जिस रूट से आए हैं, जिस तरीके से आए हैं, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें कहा गया था कि आपको एक हैंडसम पॉलिसी बना के, सारे लोग इसमें वेल प्रोफेशनल है, कोई MBA है, कोई MCA है, कोई MSW है, सारे पे पास प्रोफेशनल एजुकेशन है। हमारी मिनिमम योग्यता MA थी, इसमें ज्वाइन करा गया। 3 साल का मिनिमम अनुभव था ब्लॉक पे काम करने के लिए, और हमें अच्छा बताया गया था। हमने सोचा था कि 25,000 से जब 7 से 15% इंक्रीमेंट होगा, आज 4 साल 5 साल में हमारी एक हैंडसम सैलरी होगी, 45-50 हज़ार होगी। लेकिन आलम यह है कि हमारी सारी सुविधाएँ काट ली गई, सैलरी में 1% का इंक्रीमेंट नहीं हुआ। और हमारा एक्सीडेंट हो रहा है तो हम चंदा लगा के अपने भाइयों की दवा करते हैं, शासन से 1 रुपया हमें नहीं दी जाती है। ये बहुत ज़्यादा पूरे प्रदेश स्तर पे सारे मिशन कर्मियों में इसको लेके बहुत ज़्यादा आक्रोश है, और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो हम रुकने वाले नहीं। हरियाणा की पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध तरीके से चल रहे भ्रूण जांच केंद्र पर ग्राहक बनकर छापा मारा। साथ ही 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर अल्ट्रासाउंड करने वाली मशीन समेत अन्य उपकरण भी बरामद कर लिए। दरअसल फरीदाबाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम्स ने गुलावाटी में एक घर पर संचालित अवैध भ्रूण जांच केंद्र पर छापा मारा। टीम ने इससे पहले एक गर्भवती महिला का भ्रूण जांच कराने के लिए केंद्र संचालक से 35,000 रुपए से सौदा तय किया और महिला को ग्राहक बनाकर मौके पर भेजा, जिसके बाद अवैध भ्रूण जांच केंद्र में महिला का परीक्षण किया गया और महिला के गर्भ में लड़का होने की पुष्टि कर दी, जिसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर छापा मारकर 30,000 रुपए की नकदी और अल्ट्रासाउंड मशीन समेत अन्य उपकरण बरामद कर लिए और केंद्र संचालक समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या किया। आपको क्या मिलता था इसके एवज में? तो पैसे मिलते थे। कितने पैसे देकर आपको बुलाया जाता था? 2,000 रुपये। और ग्राहक कहाँ से लाते थे आप? मुझे नहीं पता सर, ग्राहक मुझे तो भेजा जाता था। हमारी टीम फरीदाबाद हरियाणा से आई है और एक HD लिंग जांच की प्रक्रिया यहाँ से जारी थी और माननीय सिविल सर्जन जी को कोई गुप्त सूचना मिली और उस गुप्त सूचना के अनुसार एक टीम का गठन किया। अमरोहा में 2 कथित पत्रकारों की ओर से अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ये पत्रकार गजरौली थाना क्षेत्र स्थित अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अवैध वसूली करने पहुंचे थे और 50,000 की रंगदारी मांगी। सेंटर संचालक ने दोनों कथित पत्रकारों की जमकर धुनाई कर दी और इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों कथित पत्रकारों को हिरासत में ले लिया और कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों युवक अमित और कुलदीप संभल के रहने वाले हैं। यूपी के लखनऊ में भीषण गर्मी से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है, लेकिन बुधवार को अचानक मौसम में हुए बदलाव के बाद झमाझम बारिश हुई, जिसमें बाद में लोगों को गर्मी से राहत मिली। तो वहीं विशेषज्ञों की माने तो अभी 2 से 3 दिनों तक बूंदाबांदी होने की संभावना है। राजधानी लखनऊ में मौसम ने एक ली करवटें। आपको बता दें कि इस वक्त 1090 चौराहे पे मौजूद हो। आप देख सकते हैं किस तरीके से आज जो मौसम का मिजाज बदला है वो कहीं ना कहीं देखने लायक है। लगातार अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मौसम की बात कर रहे थे, बहुत ही गर्मी थी। भीषण गर्मी के बाद लोग इससे निजात पाने के लिए काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। उनको यही लग रहा था आखिर इस बार मानसून आएगा कि नहीं आएगा, बारिश होगी कि नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से आज सुबह से ही बारिश है, लोग भीगते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग जिस तरीके से ऑफिस निकलना है, ऑफिस निकलने अपने काम पे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मौसम की जिस तरीके से गर्मी थी, उस गर्मी से अब निजात मिल रही और मौसम बहुत ही तेज़ी से बदलता हुआ नज़र आ रहा। अब जो भी भीनी आप देख सकते हैं बौछारें हैं, वो कहीं ना कहीं ठंडक के रूप में अब नज़र आने लगी और माना ये भी जा रहा है ये जो मौसम है, ये मौसम कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से निजात देगा, लेकिन बीमारी से भी बचना होगा
जो गर्मी और सर्दी जो है लगातार उससे कहीं ना कहीं अभी वायरल फीवर चल रहा है, उससे लगातार बचाव करते हुए नज़र आना पड़ेगा। लेकिन लखनऊ की अगर हम बात करें, लखनऊ में जिस तरह से भीषण गर्मी थी और गर्मी से लोग परेशान नज़र आ रहे थे, लोग यही कह रहे थे कि मानसून नहीं आ रहा है। अगर यही हाल रहा तो कहीं ना कहीं एक बार फिर गर्मी को लेकर परेशानियाँ और त्राही मचेगी। लेकिन आज जो ये मौसम है, सुबह से ही बारिश और अनुमान यही जताया जा रहा है कि ये बारिश कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन रहने का अनुमान है। अब देखने वाली बात है कि ये जो अनुमान है वो कितना सच निकलता है और इस बारिश से कितना प्रभाव पड़ता है मौसम में कितना बदलाव नजर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, A1 TV लखनऊ। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर के पहले हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया। बता दें कि ये हेल्थ एटीएम चरगावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को भी संबोधित किया और आमजन को बेहतरीन चिकित्सा और संबंधित जांच की सुविधाएं देने के लिए सरकारी अस्पतालों को हाईटेक बनाने का वादा किया। उन्होंने गोरखपुर के 23 सरकारी अस्पतालों में हेल्थ एटीएम स्थापित करने की भी कार्य योजना बनाए जाने की बात कही। जिनकी वाणी हमारे लिए कर्तव्य पथ पर चलने की शुभेच्छा है, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरु हैं, तजनी नहीं, जिन्होंने कर्म को अपना सर्वस्व माना। हम अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी नाम रख के मैं उस जगह पर सेवा कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब जिनकी वाणी हमारे लिए कर्तव्य पथ पर चलने की शुभेच्छा है, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरु हैं, तजनी नहीं, जिन्होंने कर्म को अपना सर्वस्व माना। हम अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी नाम रख के मैं उस जगह पर सेवा कर पा रहा हूँ। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।